ये है सबसे कमजोर हंटर। जब उसे एक पार्टी के साथ डंजन में जाने का मौका मिला तो उसके पार्टी मेंबर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया, सीधे एक खतरनाक मॉन्स्टर के साथ। लेकिन हमारा एमसी हार मानने वाला नहीं था। उसने उस मॉन्स्टर को हराया और फिर उसी का मीट खाना शुरू किया। उस मीट को खाते ही उसे मिल गई कुछ अजीब और खतरनाक पावर्स। अब सवाल यह है, क्या इन पावर्स की मदद से वो अपना बदला ले पाएगा और क्या इन्हीं पावर्स के साथ वो बन पाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर। हेलो दोस्तों, मनवा स्क्रीन चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। आप लोग ये वाला मनवा देखिए और बताइए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आना है या नहीं। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अकेले एडवेंचरर से होती है जिसने उस दुनिया के सारे जाने माने टबूज को तोड़ दिया था। शुरुआती दृश्यों में वह आदमी एक रेड माइनाटोर को बेरहमी से खाते हुए दिखाया जाता है। उसका हाथ पूरी तरह से टूटा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वह क्रीचर का मांस खाता है उसका हाथ रिजेनरेट होने लगता है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि उसे 2 स्किल्स मिली है, रॉ और बैटल एक्स। इस बीच वह आदमी गुस्से में चिल्लाता है और उसके चारों ओर एक विशाल ओरा फूट पड़ता है। पास के मॉन्स्टर्स उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। एक पुराने नोबल की डायरी का जिक्र होता है जिसमें लिखा होता है कि मॉन्स्टर्स को खाना एक टबू है। इंसानों के लिए इसका मतलब होता है उस क्रीचर की इविल एसेंस को अब्सॉर्ब करना। इस प्रक्रिया का पहला सिम्टम होता है एक अनकंट्रोलेबल फ्रेंजी स्टेट जिसमें डिस्ट्रक्टिव सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ भी होती है। दूसरा सिम्टम है तेज सिरदर्द, मतली और जबरदस्त पॉइजनिंग। जब कई मॉन्स्टर्स उस पर हमला करने दौड़ते हैं तो वह बिना झिझक के आगे बढ़ता है। डायरी में तीसरे सिम्टम का जिक्र सडन डेथ के रूप में किया गया है। यहाँ तक कि जब वह गिर जाता है और पकड़ा भी जाता है वह अब भी एक उग्र नजरों से देखता है और बदला लेने की कसम खाता है। इसके बाद ये संकेत दिया जाता है कि अगर कोई इंसान बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खा जाए तो उसके मॉन्स्टर में बदल जाने की संभावना होती है। एक ऐसा क्रीचर जो उसने कंज्यूम की हुई इविल एसेंस से करप्ट हो जाता है। वह एडवेंचरर मॉन्स्टर्स को मारता जाता है और उनका मांस खाता जाता है। हर नए दुश्मन को हराने पर वह नई स्किल्स हासिल करता है, एनालिसिस, एकोलोकेशन और अब्जॉर्प्शन। फिर जब वह एक भेड़िए का सिर खा रहा होता है तभी एक विशाल सामने आता है। उस वुल्फ को डिवार करने से उसकी एजिलिटी बढ़ जाती है और उसे लाइटनिंग क्लोक स्किल मिलती है। इस पावर से एबेंट को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है और अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को हरा देता है। इस तरह उसे पॉइजनस मिस्ट और वेब मैनिपुलेशन स्किल्स भी मिल जाती हैं। कई लड़ाइयों के बाद वह बहुत थक जाता है, फिर भी उसे यकीन होता है कि वह जिंदा निकल सकता है। जब वह सोचता है कि सब खत्म हो गया है तभी मॉन्स्टर्स का एक नया झुंड उसके सामने आता है। फिर भी वह डिटर्मिन्ड रहता है और मानता है कि वह जरूर बचेगा। कहानी फिर एक नए स्थान पर चली जाती है, बोलोगोना, जो एक ऐसी सीमा पर बसा हुआ शहर है जहां बहुत सारे डंजन्स हैं। लेकिन एक डंजन सबसे अलग है, मयास्मा डंजन। इस जगह को कई एडवेंचरर्स अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां की हवा धीरे धीरे उनके शरीर को कोरोड कर देती है। फिर भी वह प्रोटैगनिस्ट बार बार वहीं लौटता है। धीरे धीरे उसे बचर ऑफ मयास्मा कहा जाने लगता है। जब वह डंजन की 6th फ्लोर पर पहुंचता है तो उसे वहां बहुत ज्यादा मयास्मा मिलता है, लेकिन उसे इसमें मजा आता है और उसे लगता है कि इस बार के ट्रिप से उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहां उगने वाली घास मयास्मा को प्यूरिफाई कर सकती है और यही उसकी कमाई का जरिया बन चुकी है। वह उतनी ही घास हार्वेस्ट करता है जितनी 3 दिन के लिए काफी हो। तभी उसे मयास्मा रैट्स की मौजूदगी का एहसास होता है। इस डंजन के कई मॉन्स्टर्स जहर और मयास्मा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बाकी एडवेंचरर्स इस जगह से नफरत करते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट मानता है कि वे उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वह टॉक्सिक क्लाउड पार करता है और एक रैट को मार देता है, लेकिन तभी 2 और उस पर हमला कर देते हैं। वह लड़ता रहता है और तभी अचानक कोई चिल्लाता है, फायरबॉल। ये स्पेल उन रैट्स को लगती है और उसे खाए जाने से बचा लेती है। फिर 3 एडवेंचरर्स की एक ग्रुप उसके पास आती है। उनमें से एक कहता है कि उसका निशाना चूक गया, जबकि दूसरा उसे डांटता है कि पहले करीब जाकर स्पेल डालनी चाहिए थी। प्रोटैगनिस्ट उन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड से पहचानता है। एक लड़का उसके पास आता है, हाथ बढ़ाता है और पूछता है क्या उसका नाम रूड है। वह कहता है कि उसे लगा रूड मुश्किल में है, इसलिए मदद करने आए। RDE उसका हाथ छटक देता है और खुद ही खड़ा हो जाता है। फिर भी वह उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है। थोड़े तंज के साथ वह कहता है और ज्यादा थैंकफुल होता अगर फायरबॉल फेंकने से पहले कोई उसे चेतावनी देता है कि उसने स्पेल का नाम चिल्लाकर ऐसा ही किया। ग्रुप का सबसे मोटा लड़का फिर पुष्टि करता है कि वहाँ मयास्मा ग्रास कॉलोनी वाकई थी और सब अपनी किस्मत पर खुश होते हैं। लेकिन रूड कोशिश होता है कि वे लोग उसका पीछा करके वहां पहुंचे। उनमें से एक जवाब देता है कि बस एडवेंचरर्स हैं जो एक डंजन में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं और यह सिर्फ इत्तेफाक का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि बचर ऑफ मयास्मा ही उम्मीद थी
वह ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह सकता। आरडीई को एहसास होता है कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं है, इसलिए वह अपना गुस्सा दबाकर माफी मांगता है और तीनों एडवेंचरर्स का धन्यवाद करता है। दृश्य फिर बोलोगोना में शिफ्ट होता है, जहां रूड की करंट बेस एक रेस्टोरेंट है, फुल बेली। वहां कुछ लोग उस पर हमला करते हैं। वे कहते हैं कि हर बार जब वह बुचर ऑफ मायास्मा वहां आता है तो एक भयानक बदबू छोड़ जाता है जो खाना खराब कर देती है। एक आदमी कहता है कि रूड इतना बेवकूफ है कि उसे ये तक नहीं पता। वे ये भी कहते हैं कि असली एडवेंचरर्स के पास मॉन्स्टर्स को हराने की स्किल्स होती है, और रूड जैसा कोई जिसकी स्किल है स्टेटस एबनॉर्मलिटी नलिफिकेशन, उसे एडवेंचरर कहना भी बेइज्जती है। फिर यह समझाया जाता है कि स्टेटस एबनॉर्मलिटी नलिफिकेशन एक रेयर स्किल है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे डंजन में काम आती है जहां जहर और कर्सेस होते हैं, क्योंकि ये कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। आरडीई को कभी किसी एक्सपीडिशन ग्रुप में जगह नहीं मिली, इसी वजह से वह रिजेक्ट हो गया और बचर ऑफ मायास्मा बन गया, ऐसा व्यक्ति जो अकेले डीपर फ्लोर्स में हर्ब्स और आइटम्स की तलाश करता है। दूसरे शब्दों में, उसकी बेकार स्किल ने उसे एक रेनेगेड एडवेंचरर बना दिया। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रूड सोचता है, उदास महसूस करता है। वह अब एक एडल्ट है, फिर भी डंजन में गंदे रैट्स से लड़ता रहता है। हालांकि वह जानता है कि वे रैट्स सामान्य नहीं है, फिर भी वह सोचता है क्या वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक डैम्ड बुचर ऑफ मायास्मा ही बना रहेगा। फिर दृश्य बदलता है एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर। रूड सोचता है कि शायद अब समय आ गया है कुछ नया करने का। कॉलोनी में जब वह अभी भी कुछ पैसे के साथ पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हमेशा की तुलना में ज्यादा भीड़ और शोरगुल था। जिज्ञासावश वह रिसेप्शनिस्ट के पास गया और पूछा कि क्या उस दिन उसके लिए कोई अच्छा क्वेस्ट है। उसने उसे तुरंत पहचान लिया कि वह बचर ऑफ मायास्मा है और कहा कि एक ने डंजन खोजा गया है। यह सुनकर रूड बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि वह जानता था कि नए खोजे गए डंस में आमतौर पर खजाने और रेयर आइटम्स भरे होते हैं। उसके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अब उसे समझ में आया कि वहां इतनी भीड़ क्यों थी, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाता, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उसे उस मायास्मा हर्ब्स के बारे में बात करनी है जो वह हमेशा बेचता था। उसने जानकारी दी कि आज से उन हर्ब्स की कीमत में भारी गिरावट आएगी। ये सुनते ही रूड घबरा गया और जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। महिला ने समझाया कि मायास्मा डंजन्स कभी लोकप्रिय नहीं रहे और अब जब सभी का ध्यान नए डंजन पर है तो उन हर्ब्स की मांग खत्म हो जाएगी। ये सुनकर रूड और भी ज्यादा निराश हो गया। उसने बताया कि नया डंजन अवेयो माउंटेन्स में स्थित है, लेकिन उसके पास वहां जाने की अनुमति नहीं है। हैरानी से उसने पूछा कि वह क्यों नहीं जा सकता। उसने जवाब दिया कि वहां प्रवेश की न्यूनतम शर्त रैंक डी होना है, जबकि रूड सिर्फ रैंक ई पर है। यह सुनकर वह गुस्से से भर गया। उसने कहा कि वह सच में उसने डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता है और पूछा कि क्या वह कुछ कर सकता है जिससे उसे वहां जाने का मौका मिल सके। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया कि यह तो नियम है, अगर वह वहां गया तो यूं ही मारा जाएगा। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी वहां आया और पूछा कि क्या वह सच में नए डंजन में जाना चाहता है। उसने कहा कि अगर रूड चाहे तो वह उसके ग्रुप में एक पोर्टर के रूप में शामिल हो सकता है। फिर सीन एक चलते हुए कैरियज पर शिफ्ट होता है। ग्रुप पहले से ही नए डंजन की ओर जा रहा होता है और आरडी चुपचाप उनके साथ होता है। सुनहरे बालों वाले लड़के ने टिप्पणी की कि अच्छा हुआ उन्हें रूड मिल गया, क्योंकि वे किसी को सामान ढोने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई ये काम करने को तैयार नहीं था। रूड चुपचाप सुनता रहा और सोचता रहा कि चूंकि सभी एडवेंचरर्स नए डंजन में व्यस्त थे, इसलिए किसी पोर्टर को ढूंढना वाकई मुश्किल होता। ग्रुप के बाकी दो सदस्य घृणा के साथ कहते हैं कि सारे विकल्पों में से उन्हें बचर ऑफ मायास्मा मिला और कोई बेहतर उपलब्ध नहीं था। सुनहरे बालों वाले लड़के ने उन्हें उन तानों से रोकने को कहा। उसने कहा कि आरडीई एक वेटरन एडवेंचरर है और किसी अनुभवी व्यक्ति पर भरोसा करना एक बिगिनर से कहीं बेहतर है। फिर उसने अपना नाम दोबारा बताया, बेयर, और बताया कि वह स्कारलेट ब्लेड्स नामक ग्रुप का लीडर है। उसके दो साथी थे, साशा और रिक, दोनों रैंक डी के एडवेंचरर्स थे। रूड ने भी औपचारिक रूप से खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वह इस क्षेत्र का एक रैंक ई एडवेंचरर है और उनके साथ काम करके संतुष्ट है। मिशन शुरू करने से पहले बेयर ने रूड से उसका स्टेटस दिखाने को कहा। वह उसकी एबिलिटीज को समझना चाहता था, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह उसकी गिल्ड कार्ड देख सकता है। रूड ने सहमति दी और कार्ड दिखाया। सिस्टम ने उसकी जानकारी प्रदर्शित की, लेवल 7, ह्यूमन रेस, नॉर्मल कंडीशन, रैंक ई और उसकी सभी स्किल्स। बेयर यह देखकर चकित हो गया कि रूड के पास फायर मैजिक भी है।
रूड ने समझाया कि उसकी पावर लड़ाई में उपयोग के लिए बहुत कमजोर है, लेकिन अंधेरे में रोशनी करने या खाना पकाने के लिए अच्छी है। बेयर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो पहले से ही काफी उपयोगी है और कहा कि वे इस मिशन में उस पर भरोसा करेंगे। ग्रुप आखिरकार ने डंजन एंट्रेंस पर पहुंच गया। सभी मैसिव गेट के सामने उत्साहित थे। बेयर ने बताया कि हनिया खोजा गया डंजन अविलियो डंजन है। साशा ने उत्साहित होकर कहा कि शायद वे पहले लोग हैं। रिक बेसब्री से एक्सप्लोरेशन शुरू करना चाहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला सभी हैरान रह गए। डंजन पहले से ही भीड़-भाड़ से भरा हुआ था। हर जगह एडवेंचरर्स थे। कुछ मायास्मा इकट्ठा कर रहे थे, कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और कुछ ग्रुप्स खजाने लूट रहे थे। साशा ने चिलकर कहा कि यहाँ इतनी भीड़ देखकर बुरा लग रहा है। बेयर ने निष्कर्ष निकाला कि फर्स्ट फ्लोर पहले ही पूरी तरह से एक्सप्लोर हो चुकी है। रिक ने सुझाव दिया कि उन्हें जल्दी से नीचे उतर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे की फ्लोर्स पर शायद कम एडवेंचरर्स होंगे। साशा ने सहमति जताई, लेकिन रूड ने चेतावनी दी कि चूंकि यह एक नया खोजा गया डंजन है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि पहले लेयर को सावधानी से मैप किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। साशा ने उस विचार का मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि उसे सुझाव देने का हक है। रिक ने जोड़ा कि इसी सोच की वजह से वह अब तक सिर्फ रैंक ई पर ही है। बेयर ने फिर हस्तक्षेप किया और दोनों को प्रोवोकेशंस बंद करने को कहा। उसने कहा कि रूड का कोई बुरा इरादा नहीं था। हालांकि उसने ये भी माना कि वह अपने साथियों से सहमत है और कहा कि अगर वे इसी पेस से चलते रहे तो उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्हें सच में डीपर फ्लोर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। ग्रुप ने चौथी लेयर तक डिसेंड किया। जैसे ही वे पहुंचे, एक वुल्फ ने उन पर हमला किया। रिक ने आरडीई की रक्षा की और क्रीचर के सिर पर वार किया। उसने कहा कि ऐसे कमजोर मॉन्स्टर्स से डरना बंद करे। साशा ने अपनी मैजिक से उन वुल्व्स को इलेक्ट्रोक्यूटेड किया, जबकि बायर ने अपनी तलवार से उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया। ये सब देखकर आरडीई को एहसास हुआ कि वे सब कितने मजबूत थे और वह खुद उस डंजन में मुश्किल से हिल भी पा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारे वुल्व्स को हरा दिया। साशा ने कहा कि आगे बढ़ने का निर्णय बिल्कुल सही था और ये बहुत अच्छा है कि अब वे एक ऐसे क्षेत्र में यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। बेयर ने जोड़ा कि मॉन्स्टर्स ज्यादा मजबूत नहीं है और उन्होंने कुछ अच्छे ट्रेजर्स भी ढूंढ लिए हैं। रिक ने आरडीई को आदेश दिया कि वह उन मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स इकट्ठा करे जिन्हें उन्होंने हराया है, लेकिन आरडीई ने जवाब दिया कि उनकी बॉडीज बहुत ज्यादा डैमेज्ड है और मैजिक स्टोन शायद उनके साथ ही नष्ट हो चुकी है। रिक चिलकर बोला कि उसे क्या पता कि वे सच में नष्ट हुई हैं या नहीं, और रूड पर आलसी होने का आरोप लगाया। गुस्से में होने के बावजूद रूड ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उन कॉर्प्सेस के पास गया और काम शुरू कर दिया। वह एक पूरी तरह से फटे हुए 8 वुल्फ के सामने रुका, जो अंदरूनी अंगों और बदबूदार खून से ढका हुआ था, और सोचने लगा कि उस आदमी को इतना ओवरडू करने की जरूरत क्या थी। उसे यह सब बहुत ज्यादा लग रहा था। उस बॉडी को कैसे संभाले, ये सोचते हुए उसने अपनी फायर मैजिक एक्टिवेट की और सोचा कि क्या कॉर्प्स के कुछ हिस्से को जलाना आसान रहेगा। रिक ने यह देखकर मजाक में पूछा कि क्या वह सच में उस मॉन्स्टर को पकाने वाला है। उसने जोड़ा कि इतने समय अंदर बिताने के बाद उसे भी भूख लगने लगी है और ये कॉर्प्सेस भी एपेटाइजिंग लगने लगे हैं। साशा ने चौंक कर उसे डिस्गस्टिंग कहा और उसे रुकने को कहा। उसने याद दिलाया कि मॉन्स्टर का मांस खाना एडवेंचरर्स के बीच एक टबू है, क्योंकि उसका फ्लैश खाने से क्रीचर का मैना अब्सॉर्ब हो जाता है और किसी को नहीं पता कि वह मानव शरीर में क्या असर डाल सकता है। रिक हंस पड़ा और बोला कि वह तो बस मजाक कर रहा था। जब वे वहां से बाहर निकलेंगे तो वह अपने कमाए हुए पैसे से एक प्रॉपर मील खाएगा। हालांकि अचानक सभी ने एक भयानक प्रेजेंस को महसूस किया जो पास आ रही थी। जब उन्होंने पीछे देखा तो एक विशाल रेड स्किन्ड माइनोटोर दिखाई दिया जो एक भारी एक्स लिए हुए था। रूड हैरान होकर सोचने लगा कि ऐसा मॉन्स्टर जो आमतौर पर हैंकबी डंजन की डेप्थ्स में मिलता है, यहाँ इतनी ऊपर की लेयर में कैसे है। साशा डरी हुई बोली कि वे उस क्रीचर को हरा नहीं सकते। पूरा ग्रुप घबरा गया, यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करें। बायर फिर रूड की ओर मुड़ा और बोला कि वह अपने आइटम्स का उपयोग करेगा और उससे उसका बैकपैक मांगा। फिर उसने रूड से कहा कि माइनोटोर की मूवमेंट्स को ध्यान से देखना। रूड ने उलझन में पूछा कि क्या उसके पास कोई प्लान है। बायर ने एक शातिर मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हाँ है। अगले ही पल उसने अपनी तलवार निकाली और आरडी की पीठ पर एक धोखेबाज हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। बायर ने चिल्लाकर रिक को उसकी स्किल एक्टिवेट करने को कहा और रिक ने वॉरियर्स इनकरेजमेंट का उपयोग किया, एक टेक्निक जो टारगेट को सभी पास के मॉन्स्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। उसने अपनी एक्स को उस एबिलिटी से एन्चांट किया और उसे रूड के पास फेंक दिया। इसके तुरंत बाद साशा ने अपनी एक्सेलरेशन स्किल एक्टिवेट की, जो टारगेट्स की गति को दुगना कर देती है। रूड जमीन पर पड़ा हुआ और तेज दर्द में समझ गया कि क्या हो रहा है
और गुस्से से पूछा कि क्या उन्होंने शुरू से ही उसे छोड़ने की योजना बनाई थी। बायर ने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ, जो पहले दिखाए गए चेहरे से बिल्कुल अलग थी, उत्तर दिया कि उन्हें बचर ऑफ मायास्मा को लाने का और कोई कारण नहीं था। ग्रुप भागने लगा, चिल्लाकर कहता हुआ कि रूड उन्हें जितना ज्यादा समय दिला सके दिलाए। गुस्से से भरा हुआ रूड चिल्लाया, विश्वासघात और अपमान से टूटा हुआ। लेकिन सोचने का समय नहीं था। मिनोटोर पहले से ही एक हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसका वार कुछ इंच से चूक गया और जमीन पर लगा। रूड ने एक नर्वस हंसी छोड़ दी जब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ इंस्टिंक्ट से बच गया था, लेकिन वह जानता था कि अब यह उसके जीवन की अंतिम घड़ी है। माइनोटोर फिर आगे बढ़ा और रूड को एक भयानक कंधे के टक्कर से दीवार में दे मारा। टक्कर के साथ दीवार टूट गई और उसके पीछे पीछे एक विशाल गड्ढा प्रकट हुआ। आरडीई और माइनोटोर दोनों उसमें गिर गए। एक बेहूदी ऊंचाई से गिरने के बाद आरडीई ने आंखें खोली, चक्कर में था और सोचने लगा कि क्या वह अब भी जीवित है। हैरानी की बात यह थी कि वह माइनोटोर के ऊपर गिरा था, जिसने उसके गिरने को कशन किया, और विडंबना यह रही कि उसी ने उसकी जान बचा ली। हालांकि उसका एक हाथ पूरी तरह से टूट चुका था। वह जानता था कि वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। भले ही कोई और मॉन्स्टर ना था, वह या तो खून बहने या भूख से मर जाता इससे पहले कि उसे कोई मौका मिले। दर्द और भूख असहनीय थे। उसे तुरंत कुछ खाने की जरूरत थी। उसने माइनोटोर के शरीर की ओर देखा। मांस रसीला लग रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह पागल हो रहा है कि वह ऐसा सोच भी रहा है। मॉन्स्टर खाना एक एब्सोल्यूट टबू था। उसे पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि उसकी जिंदगी शुरू से ही दुखों से भरी रही है। लेकिन तभी एक याद उसके मन में उभरी। उसने याद किया जब वह बच्चा था और एक आदमी ने उसे कहा था कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो जाए, कभी हार मत मानना। उस याद को दिल में जलता हुआ महसूस करते हुए रूड ने खून से भरी निगाहों से आंखें खोली। उसने माइनोटोर के मांस में अपने दांत गरा दिए और मॉन्स्टर को खाना शुरू कर दिया। सिस्टम ने समझाया कि जब कोई ह्यूमन बिना मैजिक के ऐसे मॉन्स्टर का मांस खाता है जो मैजिकल एनर्जी से भरपूर होता है, तो मैजिकल पार्टिकल्स उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। इस फिनोमेनन को स्टेट ऑफ मॉन्स्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। ये जहर से मरने से भी ज्यादा भयानक स्थिति होती है। इसी वजह से मॉन्स्टर को खाना एडवेंचरर्स के लिए सबसे बड़े टबूज में से एक माना जाता है। लेकिन मौत का सामना करते हुए रूड ने अपनी जिंदगी एक जोखिम भरे फैसले पर दांव पर लगा दी। माइनोटोर का मांस उसकी भूख को शांत करने के अलावा एक अनपेक्षित म्यूटेशन को भी ट्रिगर कर गया। उसका वह हाथ, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, उसकी आंखों के सामने रीजेनरेट होने लगा। कुछ बदल रहा था। वह खड़ा हुआ और डंजन में आगे बढ़ा। कई बैट्स उसकी हर चाल को देख रही थी, लेकिन अब उसका एक्सप्रेशन बदल चुका था। अब वह इंसान से ज्यादा एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। जब उन बैट्स ने उस पर हमला किया, उसने एक नई स्किल एक्टिवेट की। एक टेक्निक जो इतनी शक्तिशाली साउंड वेव छोड़ती है कि दुश्मनों को डराकर पीछे हटा देती है। रूड ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस से कुछ बैट्स को बेहोश कर दिया, बाकियों को भगा दिया, जैसे वे कॉन्करर्स हाकी जैसी किसी शक्ति से प्रभावित हुए हों। फिर उसने एक नई स्किल एक्टिवेट की, फिजिकल रीइंफोर्समेंट, जो अस्थायी रूप से उसकी ताकत को बढ़ा देती है। उस एक्स के साथ जो उसे मिली थी, उसने उन बैट्स को हराया और उनके शरीर को खाना शुरू किया। ऐसा करने से उसे एक नई स्किल मिली, एकोलोकेशन, जो उसे पास में मौजूद क्रीचर्स का पता लगाने में सक्षम बनाती थी और अंधेरे में बेहद प्रभावी थी। जैसे ही उसने इस एबिलिटी को एक्टिवेट किया, उसे एहसास हुआ कि बहुत से मॉन्स्टर्स उसकी ओर आ रहे थे। हॉर्ड्स उसकी तरफ बढ़ रही थी और रूड संकल्पित होकर उनका सामना करने के लिए तैयार हो गया। वह हर उस मॉन्स्टर को समाप्त करता गया जो उसके रास्ते में आया। उसे लगा कि वह एक्स उसके हाथ में बिल्कुल फिट बैठ रही थी और एकोलोकेशन के साथ अब उसे दुश्मनों का पता लगाने के लिए मैजिक की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वह मॉन्स्टर्स को मारता गया और उनका मांस खाता गया। हर बार उसके शरीर में ताकत की एक नई लहर दौड़ जाती थी। कई दुश्मनों को हराने के बाद आरडी अंततः डंजन से बाहर निकला। उसने एक्स जमीन पर फेंकी, आसमान की ओर देखा और जिंदा बचने की राहत में चिल्लाया। फिर दृश्य एडवेंचरर्स गिल्ड में बदल गया। माहौल तनावपूर्ण था। एक आदमी, बोलोगोना का गिल्ड मास्टर, जिसका नाम लैंकार था, ने समझाया कि ग्रुप की रिपोर्ट सुनने के बाद उसने उन सभी एडवेंचरर्स को इकट्ठा किया है जो डंजन में थे, सिवाय रूड के। बायर झूठा दुख जताते हुए बोला कि जब वे चौथी मंजिल पर माइनोटोर से टकराए तो आरडी की मौत हो गई इससे पहले कि वे उसकी मदद कर पाते। उसने कहा कि अगर उन्हें उस मॉन्स्टर की मौजूदगी का पहले पता चल जाता तो शायद वे अपने साथी को बचा सकते थे। साशा नकली रोने लगी, जबकि रिक ने भी उस नाटक में साथ दिया। फिर लैंकर ने घोषणा की कि वह परिस्थिति को समझता है और उसी क्षण से उस डंजन में प्रवेश निषिद्ध रहेगा। उसी समय गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट, जो मायूस लग रही थी, हैरान रह गई जब उसने रूड को दरवाजे से अंदर आते देखा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह था बचर ऑफ मायास्मा
और कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह जिंदा कैसे बच गया। बायर दौड़ता हुआ उसे गले लगाने आया जैसे बहुत खुश हो, लेकिन रूड के कान में फुसफुसाकर बोला कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे मार दिया जाएगा। ग्रुप के बाकी सदस्य उसका स्वागत करने लगे, पूछने लगे कि वह ठीक है या नहीं, क्या वह घायल है, और ये दावा करने लगे कि वे बहुत चिंतित थे, और ये भी बोले कि वे उसे बचाने वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डंजन बंद हो गया था। बायर ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा कि जो भी हुआ हो, रूड का बच जाना एक उत्सव के लायक है, भले ही वह उत्सव वहां न हो सके। हालांकि जब वह आरडीई के पास आया तो उसने देखा कि रूड मुश्किल से चल पा रहा था। तभी रूड ने सबके सामने घोषणा की कि उसे बेट की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिससे सब चौंक गए। बायर झूठा चौंकते हुए बोला कि उसका मतलब क्या है। लैंकार ने आरडीई से पूछा कि वह क्या कह रहा है। आरडीई ने बताया कि बायर ने उसका सामान चुरा लिया था और पीछे से उस पर हमला किया। उसने कहा कि रिक ने अपनी स्किल का उपयोग करके माइनोटोर को उसकी ओर आकर्षित किया और साशा ने अपनी स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल ग्रुप को भागने में मदद करने के लिए किया। बायर ने हताश होकर इसे जुटलाने की कोशिश की, लेकिन लैंकर ने कहा कि सच्चाई को साबित करने के लिए वह एक महिला को साथ लाया है। तभी एक महिला हॉल में दाखिल हुई, जिससे सभी घबरा गए। थी ऑफिसर ऑफ ट्रूथ, एक दुर्लभ पद पर नियुक्त महिला जो लगभग कभी राजधानी से बाहर नहीं आती थी। साशा घबरा गई और पूछा कि वह वहां क्यों है, और लैंकार ने उत्तर दिया कि ग्रुप के पोर्टर्स में हुई अधिक मौतों के कारण उसने एक पुराने मित्र से मदद मांगी थी। फिर उसने ऑफिसर ऑफ ट्रूथ से पूछा कि बेयर के ग्रुप और आरडीई में कौन सच बोल रहा है। महिला ने कहा कि स्कारलेट ब्लेड के सदस्य की झूठ बोल रहे थे। वेलिंगटन ने अपनी स्टाफ उठाई और पुष्टि की कि आरडीई सच कह रहा था, जिससे वहां मौजूद सभी एडवेंचरर्स चौंक गए। बेयर गुस्से में पूछ बैठा कि वह कैसे जान सकती है। लंका ने समझाया कि उस ऑफिसर की एबिलिटी ही ट्रूथ है। उसने कहा कि यह एबिलिटी एडल्टहुड के बाद प्राप्त नहीं की जा सकती और इसकी सटीकता यूनिक स्किल्स के बराबर होती है। उसने जोड़ा कि झूठ इस एबिलिटी से बच नहीं सकते और किसी ऐसे व्यक्ति के शब्दों से अधिक विश्वसनीय कुछ नहीं होता जिसने अपनी सारी शक्ति राष्ट्र को समर्पित की हो। अंत में लांसार ने घोषणा की कि किसी साथी को छोड़ देना एडवेंचरर्स के बीच एक टैबू है, और बेयर के ग्रुप ने न सिर्फ रूड को छोड़ दिया बल्कि उसे घायल किया और बेट के रूप में इस्तेमाल किया। उनके अन्य अपराधों की जांच किए बिना भी यह एक कारण पर्याप्त था उनकी एडवेंचरर लाइसेंसेस रद्द करने का और उन्हें स्लेव्स में बदलने का। साशा और रिक घबरा गए और जो उन्होंने सुना उसे मानने से इनकार कर दिया। बेयर अपनी सच्चाई उजागर होने पर क्रोधित होकर बोला कि उसके जैसे किसी व्यक्ति को स्लेव बना देना अकल्पनीय है। उसने दावा किया कि अगर ऑफिसर ऑफ ट्रूथ न होती तो कोई भी उसके प्लान का पता नहीं लगा सकता था। गुस्से में आकर उसने उस ऑफिसर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आरडीई तुरंत उसके सामने आ गया और उसकी रक्षा की। उसने दृढ़ता से कहा कि बायर को उसकी ओर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। फिर उसने बायर के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह उड़कर दूर जा गिरा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग रूड की ताकत से स्तब्ध रह गए। इसके तुरंत बाद दृश्य एडवेंचरर्स गिल्ड के रिसेप्शन रूम में बदल गया। लंकार ने रूड से माफी मांगी कि उसने उसे परेशान किया, ये कहते हुए कि शायद वह बहुत थका हुआ होगा। आरडीई ने जवाब दिया कि सब ठीक है। लंकार ने फिर उसे बताया कि उस विश्वासघात में शामिल तीनों एडवेंचरर्स को उसकी टीम ने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर ये पुष्टि हुई कि वे पहले भी पोर्टर्स को बेट के रूप में इस्तेमाल करने के आदी रहे हैं, तो स्कारलेट ब्लेड के सभी सदस्यों से उनकी संपत्ति और एडवेंचरर का दर्जा छीन लिया जाएगा और उन्हें रेस्कोस बना दिया जाएगा। हालांकि चूंकि बेयर ने ऑफिसर ऑफ ट्रूथ को मारने की कोशिश की, तो संभव है कि अब वह फिर कभी न दिखे। लंकार ने डंजन के विषय पर लौटते हुए बताया कि वहां हुए मुनाफे पर से व्यापारियों का कोई दावा अब नहीं रहा। उसने बताया कि वहां करीब 200,000 रीजन की संपत्ति जमा हुई थी और रूड से अनुरोध किया कि वह इसे रिवॉर्ड के रूप में स्वीकार कर ले। रूड पैसे हाथ में लिए वहां से बाहर निकला, बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट। उसने बोरे को गले लगा लिया। उसे लगा कि यह राशि उसके खर्चों के लिए काफी समय तक चलेगी, और अगर वह हर दिन मायास्मा ग्रास इकट्ठा करके पैसे जमा करता तो इतनी रकम इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता। उसे ये सोचकर हैरानी हुई कि सिर्फ एडवेंचरर बनकर कितनी ज्यादा कमाई की जा सकती है। उसने ये भी महसूस किया कि लोग अब उसे अपमानित करना बंद कर चुके हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने पहले जो कुछ देखा था उससे प्रभावित हुए थे। लेकिन वह जानता था कि इसका मतलब ये नहीं है कि वे अब उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, और उसने सोचा कि अगर वह इसी तरह सबकी नजरों में आता रहा तो लोग उसकी अचानक हुई ग्रोथ पर शक करने लगेंगे। उसने तय किया कि वह पहले की तरह ही मायाज़मा डंजन में अपनी किस्मत आजमाता रहेगा। वह नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार था।
अब जब उसके पास पैसे थे, वह बेहतर इक्विपमेंट खरीद सकता था और जो चाहे खा सकता था। उसने पहले टूल शॉप जाने का सोचा, लेकिन एक खास बैग ने उसका ध्यान खींचा। उसने कुछ खाने का भी सोचा। अगले दिन रूड फिर से मायास्मा डंजन में लौटा। इस बार वह आसानी से रैट्स को हरा सका। उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि अगर ये एक दिन पहले होता तो वह उन 5 रैट्स से भाग रहा होता। उसने अपनी एनालिसिस स्किल को एक्टिवेट किया और एक मायास्मा रैट की सारी स्टेटस इंफॉर्मेशन देखी। उसने मन ही मन याद किया कि यह स्किल उसे एक अजीब मॉन्स्टर को खाने से मिली थी और ये कॉर्प्स पर भी काम करती थी। उसे पता चला कि वे रैट्स लेवल 9 की थी और वह सोचने लगा कि उसके खुद के स्टैट्स कितने बढ़ गए होंगे। क्योंकि वह उन्हें आसानी से हरा चुका था, उसने अनुमान लगाया कि वह लगभग लेवल 20 पर होगा। लेकिन जब उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह पहले ही लेवल 42 तक पहुंच चुका था। उसके सारे एट्रीब्यूट्स बहुत तेजी से बढ़ गए थे, जो उसे चकित कर गया क्योंकि एक दिन पहले तक वह अभी भी रैंक एस में था। ये कुछ बेहद दुर्लभ था। उसने सोचा कि वह अब तक मिली एबिलिटीज को चेक करे। जब उसने अपनी इन्वेंट्री खोली तो उसने देखा कि उसके पास एक असली आर्सेनल था। उनमें इतनी ज्यादा एबिलिटीज थी कि वह गिन भी नहीं सका। फिर उसे वह जगह याद आई जहां वह पहले डंजन में गिरा था। जो दीवार टूटी थी वह अब सील थी और इसलिए वह नया डंजन कुछ समय के लिए इनएक्सेसिबल रहेगा। उस दिन रूड ने सिर्फ हल्की एक्सप्लोरेशन का प्लान किया था मियास्मा डंजन में, लेकिन इतनी सारी नई एबिलिटीज देखकर वह उन्हें आजमाने कर उत्साहित हो गया। वह देखना चाहता था कि ये डीपर फ्लोर्स पर कितनी इफेक्टिव होंगी। उसे न खरीदे गए बैग का इस्तेमाल करने की भी उत्सुकता थी। उसने सोचा कि वह अपनी पहली असली परीक्षा के लिए एक आइडियल मॉन्स्टर खोजना चाहता है। आप लोग शायद यहाँ तक देख ही चुके हैं। मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस क्यूआर पर थोड़ा बहुत पैसा डोनेट कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा कि YouTube ज्यादा पैसा नहीं देता। अगर आप मदद करेंगे तो मुझे सच में बहुत सहारा मिलेगा। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। दृश्य में रूड को फ्लोर से गुजरते हुए दिखाया गया जो कई मॉन्स्टर्स को मार रहा था। वह 6th, 9th और यहाँ तक कि 13th फ्लोर तक पहुंच गया। हालांकि उसे अब भी मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर लग रहे थे। उसे लगा कि उसे और गहराई में जाना पड़ेगा ताकि वह सच में किसी योग्य शिकार से लड़ सके। आखिरकार वह 24th फ्लोर तक पहुंच गया। वहां उसे एक क्रीचर मिला जो एक जायंट नाइफ पकड़े हुए था। उसने अपनी एनालिसिस स्किल का इस्तेमाल किया और पाया कि वह दुश्मन लेवल 25 का एक लाइजर्ड सोल्जर था, जिसकी स्किल्स में वन हैंडेड स्वॉर्ड्समैनशिप, शील्ड टेक्निक्स और मायास्मा रेजिस्टेंस शामिल थे। उसे लगा कि ये आमतौर पर ग्रुप में लड़ते हैं, लेकिन इस समय वहां केवल एक ही था। उसने सोचा कि शायद इसे अकेले हराना मुमकिन होगा। उसने अपनी तलवार निकाली और हमला करने के लिए दौड़ा। लिजर्ड ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया और अपने हाथ से ब्लॉक किया। रूड ने अंदाजा लगाया कि यह कोई आम दुश्मन नहीं था, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि वह अगली बार नहीं चूकेगा। अचानक वह लाइजर्ड दौड़ने लगा, जिससे रूड उलझन में पड़ गया क्योंकि वह नहीं समझ पाया कि वह क्यों भाग रहा था। उसने क्रीचर का पीछा किया जब तक कि वह एक डेड एंड तक नहीं पहुंच गया। रूड ने तलवार हाथ में लेकर उसके पास पहुंचा, ये सोचकर कि अब दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसी पल उस लिजर्ड का चेहरा बदल गया। अब वह शिकार नहीं, शिकारी लग रहा था। रूड को बहुत देर से एहसास हुआ कि वह एक ट्रैप में फंस चुका है। 2 और लाइजर्ड सोल्जर्स उसके पीछे आ गए और उसे घेर लिया। भले ही उसका लेवल अब बहुत ऊंचा था, स्थिति गंभीर होती जा रही थी। सोल्जर्स ने उस पर हमला शुरू कर दिया। आरडी जानता था कि अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक दुश्मन को हराना होगा, इसलिए उसने पहले हमला करने का फैसला किया। जब उसने एक पर हमला किया तो उस लिजर्ड ने उसकी तलवार को ब्लॉक कर लिया। इसके बावजूद आरडी ने हार नहीं मानी और जल्दी से इसे खत्म करने की ठान ली। जैसे ही वह दुश्मन को खत्म करने वाला था, एक और लाइजर्ड उसके सामने शील्ड लेकर आ गया और अपने साथी की रक्षा कर ली। तुरंत ही तीसरे ने रूड पर पीछे से हमला किया। वह मुस्कराया क्योंकि वह बाल बाल बच गया था और सोचने लगा कि और कितने दुश्मन आने वाले हैं। रूड ने देखा कि दुश्मन बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से लड़ रहे थे और उन्होंने एडवांस्ड एम्बुश टैक्टिक्स अपनाई थी। इसी दौरान उसने दूर से एक तेज आवाज सुनी और फिर एक ऐसा लाइजर्ड देखा जो बाकियों से अलग था। ध्यान से देखने पर उसने जाना कि यह था लाइजर्ड जनरल लेवल 32। उसकी स्किल्स में वन हैंडेड स्वॉर्ड्समैनशिप, शील्ड टेक्निक्स, मायास्मा रेजिस्टेंस और कमांड शामिल थे। आदि मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसे आखिरकार लीडर मिल गया। जनरल चिल्लाने लगा और सारे लाइजर्ड सोल्जर्स एक साथ आदि पर टूट पड़े। उसने जल्दी से अपनी फिजिकल रीइंफोर्समेंट स्किल एक्टिवेट की और कई दुश्मनों पर एक साथ हमला किया। एक की गर्दन का इस्तेमाल करते हुए उसने लीप लगाई और सीधे जनरल की ओर छलांग मारी और एक जोरदार वार किया। हालांकि उसकी हैरानी की बात यह थी कि इस हमले का जनरल पर कोई असर नहीं हुआ।
जनरल ने काउंटर अटैक की कोशिश की और रूड को एहसास हुआ कि उसके पास बचने का समय नहीं है। इसलिए उसने अपना आयरन बॉडी स्किल एक्टिवेट कर लिया ताकि वह उस वार को सह सके। उसने सोचा कि वह अकेला नहीं है जिसके पास कोई सीक्रेट ट्रिक है और उसने अपनी एनालिसिस स्किल एक्टिवेट कर दी। उसने दोबारा स्किल एक्टिवेट की, ये समझने की कोशिश में कि आखिर हो क्या रहा था। उसे पिछले हमले का इम्पैक्ट तो महसूस हुआ था, लेकिन वह जनरल को चोट नहीं पहुंचा सका था। यह अजीब था क्योंकि जनरल के पास कोई रीइंफोर्समेंट या रेजिस्टेंस एबिलिटीज नहीं थी। संदेह हुआ तो आरडीई ने दूसरे लाइजर्ड्स का एनालिसिस करना शुरू किया और देखा कि उनमें से एक की छाती पर बहुत बड़ी चोट थी। जब उसने उसकी स्किल्स चेक की तो पता चला कि उसके पास सब्स्टिट्यूशन एबिलिटी है। अब सारी बात साफ हो गई। वही लिजर्ड जनरल की जगह डैमेज ले रहा था। बिना समय गंवाए रूब सीधे उस पर झपटा और उसे तुरंत मार डाला। उसने खुद से कहा कि सबऑर्डिनेट होना बहुत मुश्किल होता होगा जिसका एकमात्र उद्देश्य ही मार खाना हो, लेकिन उसने गिरे हुए शरीर से कहा कि इसे पर्सनल है। जनरल जोर से गरजा और बाकी सारे लिजर्ड्स फिर से रूड पर टूट पड़े, लेकिन उसने अपनी वेब मैनिपुलेशन स्किल एक्टिवेट की और सबको एक साथ फंसा लिया। उसने कहा कि इन सब का इकट्ठा होना ही चीजों को और आसान बना देता है। इसके बाद वह जनरल के पास गया और ऐलान किया कि इस बार वही विजेता है। बिना किसी झिझक उस जनरल का शिकार दिया और लड़ाई खत्म कर दी। जीत सुनिश्चित होने के बाद आरडीई ने कहा कि अब आखिरकार खाने का समय आ गया है। उसने वह मैजिक पाउच निकाला जो उसने गिल्ड से मिले पैसों से खरीदी थी। उस बैग में मैजिक की वजह से अंदरूनी जगह फैली हुई थी और बंद होने पर उसका वजन कुछ भी नहीं था। उसके अंदर आरडीई ने कुकिंग यूटेंसिल्स और कुछ मसाले रखे थे। जब वह उस छुपी हुई फ्लोर में गिरा था तब वह बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था, लेकिन वह हमेशा से ऐसा खाना ट्राई करना चाहता था। उसने लिजर्ड के मांस को काटना शुरू किया और थोड़ी देर में उसे तवे पर भूनने के लिए रख दिया। उसे ये जानने की उत्सुकता थी कि क्या मॉन्स्टर का मांस पकाने और मसाले डालने के बाद स्वादिष्ट लगेगा। मुंह में पानी लाने वाले उस स्वाद को चखते ही उसे एहसास हुआ कि यह तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। वह इस स्वाद से बहुत प्रभावित हुआ और खुद से कहा कि वह तो इस स्वाद का आदी बन सकता है। खाने के बाद रूड को नई एबिलिटीज मिली। वन हैंडेड स्वॉर्ड्समैनशिप, शील्ड टेक्निक्स, मायास्मा रेजिस्टेंस और कमांड। हालांकि उसे अब भी ये बात परेशान कर रही थी कि मांस इतना स्वादिष्ट क्यों था। उसे शक हुआ कि शायद इसका कुछ संबंध मॉन्स्टर्स के अंदर मौजूद मैजिकल पार्टिकल्स से हो सकता है। उसे याद आया कि माइनोटोर, स्पाइडर आर्मर और इविल आई से मिली स्किल्स उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई थी, लेकिन अभी भी कई मॉन्स्टर एबिलिटीज थी जिन्हें उसने आजमाया नहीं था, जैसे लाइटनिंग वुल्फ और ब्लैक सर्पेंट की। खाने के बाद रूड ने एक्सप्लोरेशन जारी रखने का फैसला किया। 21st फ्लोर पर उसे कुछ बीज और फ्रॉग्स मिले। उसने अपनी लाइटनिंग क्लोक एक्टिवेट की और सभी मॉन्स्टर्स को इलेक्ट्रोक्यूट करना शुरू कर दिया। काम खत्म होने के बाद उसने कहा कि यह एबिलिटी सच में बहुत काम की है। उसने देखा कि उस फ्लोर के मॉन्स्टर्स मुख्यतः नॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स देने में एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्होंने गलत विरोधी चुन लिया था। फिर उसने ऐलान किया कि अब बारी है फ्रॉग मीट विद बग्स की। उसने सब कुछ कुकिंग के लिए तैयार किया और कहा कि जहरीले फ्रॉग्स का मांस बहुत मुलायम होता है और उसका स्वाद मशरूम्स जैसा लगता है। इससे उसे बियर की इच्छा हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास उस वक्त बियर नहीं थी। पिछले दुश्मनों को हराने के बाद रूड को नई स्किल्स मिली। पॉइजन, टेम्परेचर वेरिएशन, पाउडर स्केल, पैरालाइजिंग पाउडर स्लैश। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने डंजन के भीतर से एक आवाज सुनी। वह जोरदार टकराव जैसी थी और उसके बाद इंसानी आवाजें सुनाई दी। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि दूसरे एडवेंचरर्स इतनी गहराई तक पहुंच चुके थे। उसने मन ही मन खाने के लिए धन्यवाद कहा, सब कुछ मैजिक पाउच में रखा और सोचा कि वहां किसी और ग्रुप को कॉम्बैट में देखना बहुत ही दुर्लभ है। उसने खुद को भाग्यशाली माना और सोचा कि शायद वह उनसे कुछ उपयोगी जानकारी हासिल कर सके। इसी दौरान दृश्य में दिखाया गया कि एक ग्रुप एक हुडेड फिगर से लड़ रहा था। उनमें से एक आदमी महिला की ताकतवर मारों की शिकायत कर रहा था और कह रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास अभी भी इतना माना होगा। दूसरे ने कहा कि उसे पकड़ने की मेहनत वाकई में फायदे की होगी। फिर उन्होंने महिला की हुड हटाई और पता चला कि वह एक एल्फ थी। एक आदमी ने सोचा कि वह ब्लैक मार्केट में कितने में बिकेगी। उसी पल आरडी वहां आ गया और कहा कि उसने उम्मीद की थी कि उसे कुछ दोस्ताना एडवेंचरर्स मिलेंगे। उसने कहा कि उसे ठीक ठीक पता नहीं कि हो क्या रहा है, लेकिन वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता जबकि एक महिला को पीटा जा रहा हो। एक आदमी जिसकी आंख पर स्कार था
ने पूछा कि वह कौन है। रूड मुस्कुराते हुए बोला कि वह सिर्फ एक एडवेंचरर है, वो भी लोअर रैंक का। एल्फ चिंतित होकर बोली कि उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए क्योंकि वे लोग एडवेंचरर हंटर्स हैं। आरडी ने अपनी एनालिसिस स्किल एक्टिवेट की और समझ गया कि उसने इनके बारे में पहले सुना है। ये सब हाई लेवल एडवेंचरर्स है। लेकिन जब उसने स्कार वाले आदमी का विश्लेषण करने की कोशिश की तो वह उसका स्टेटस नहीं देख सका। सिर्फ एक ही चीज दिखी, लेवल 65। बाकी के थे लेवल 52, 56 और 58। रूड को शक हुआ कि वे लोग कंसीलमेंट स्किल्स या किसी तरह के मैजिकल आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे हाई लेवल वाले आदमी ने अपने साथियों को रूड पर हमला करने का आदेश दिया। उसे दुश्मनों में से एक की स्पीड से हैरानी हुई, लेकिन उसने अपनी तलवार से खुद की रक्षा कर ली। ब्लॉन्ड आदमी ने उसकी डिफेंस की तारीफ की, लेकिन रूड ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो खुद बहुत कमजोर है। दुश्मन मजाक से नाराज होकर फिर से उस पर झपटा। तब रूड ने अपनी पॉइजन स्किल एक्टिवेट की और सीधे दुश्मन के चेहरे पर थूक दिया। दुश्मन जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से चिल्लाते हुए, क्योंकि उसका चेहरा गलने लगा था। रूड को देखकर एक आदमी ने कहा कि वो किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। रूड ने खुद भी माना कि उसकी लड़ाई की ये शैली बदसूरत है और किसी एडवेंचरर के लायक नहीं, लेकिन उसके जैसे इंसान के लिए यही एक तरीका था जिंदा रहने का। स्कार वाला आदमी समझ गया कि वो हमला एक अनोखी पॉइजन स्किल से आया था और उसने निष्कर्ष निकाला कि अब रूड को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसलिए उसने आदेश दिया कि तीनों एक साथ हमला करें। वे पूरी ताकत से उस पर टूट पड़े और आरडीई ने सोचा कि अगर वो एक सेकंड के लिए भी रुका तो मारा जाएगा। वह ऑफ गार्ड पकड़ा गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक लगने ही वाली थी, लेकिन उसने आखिरी पल में अपनी आयरन बॉडी स्किल एक्टिवेट कर दी। फिर भी वह एक मायास्मा वाली नदी में फेंका गया। स्कार वाले आदमी को यह अजीब लगा कि रूड उस हमले को झेल गया। उसने सोचा कि उस किक से तो उसकी गर्दन टूट जानी चाहिए थी। एक और आदमी आगे आया और कहा कि अब वह रूड को हमेशा के लिए मार देगा, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, रूड पानी में और गहराई तक तैरने लगा। एक दुश्मन उसका पीछा करने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन स्कार वाले आदमी ने उसे रोक दिया और चेतावनी दी कि यह एक जहरीला दलदल है और कोई गारंटी नहीं कि वह जिंदा बाहर निकलेगा। उसने कहा कि रूड भी ज्यादा देर तक इस जहर को सहन नहीं कर पाएगा और शायद जल्द ही ऊपर आ जाएगा। वक्त बीता गया और रूड अब भी पानी के नीचे था। वह सोच रहा था कि दुश्मन उसे ऊपर आने के लिए कितनी देर तक इंतजार करेंगे। उसने फैसला किया कि अब असली एडवेंचरर की तरह निकास में आ गया है। उसे लगा कि सौभाग्य से वह उस जहरीले दलदल में गिरा जहां लगातार मायास्मा के साथ साथ वहां की भाप भी उसके विरोधियों की स्टेमिना को तेजी से खत्म कर रही थी। बाहर खड़े लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनमें से एक ने कहा कि 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और उसके सिर में दर्द शुरू हो गया है। अब भी छुपे हुए आरडीई ने सोचा कि यही सही समय है। वह दुश्मनों से और भी देर तक भिड़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर वह और इंतजार करता तो एल्फ को और ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि वह पहले से ही घायल और कमजोर थी। इसलिए वह दलदल से बाहर निकला और कहा कि पॉइजन और मायास्मा के प्रभाव उनके लिए बहुत ही क्रूर साबित हुए होंगे। लोगों ने कहा कि आखिरकार वह हार मान गया और अब तक बहुत परेशानी खड़ी कर चुका था। रूड ने जवाब दिया कि दुर्भाग्य से उनके लिए उसे एबनॉर्मल कंडीशंस का असर नहीं होता, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आता कि वे लोग इस वक्त कितनी तकलीफ में हैं। स्कार वाले आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि आरडीई के पास एबनॉर्मल स्टेटस नलिफिकेशन एबिलिटी है। उसे समझ आ गया कि वह धोखा खा चुका है और उसने तुरंत अपने साथियों को हमला करने का आदेश दिया। वे आरडीई की ओर लपके, लेकिन स्वैम्प का पॉइजन धीरे धीरे उनकी स्टेमिना को खत्म करने लगा और जमा हुआ मायास्मा उनके स्टैट्स को कम करने लगा। एक दुश्मन ने पीछे से रूड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने दोबारा अपनी आयरन बॉडी स्किल एक्टिवेट की और वार को झेल गया। फिर उसने लाइटनिंग क्लोक इस्तेमाल किया और दोनों दुश्मनों को एक साथ इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया। जब उन्हें भून दिया गया तो उनमें से एक ने गुस्से में रूड को गाली दी, लेकिन आरडीई ने बिना हिचकिचाए अपनी नई स्किल स्लैश एक्टिवेट की और एक सटीक वार में दोनों को खत्म कर दिया। स्कार वाला आदमी ये देखकर स्तब्ध रह गया कि आरडीई के पास पॉइजन, आयरन बॉडी, लाइटनिंग क्लोक और अब एयर स्लैश जैसी एबिलिटीज हैं। वह सोचने लगा कि एक इंसान के पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं जो आमतौर पर मॉन्स्टर्स के पास होते हैं। लेकिन रूड ने कहा कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आदमी सोच रहा था कि सामान्यतः उसे किसी भी इंसान के खिलाफ फिजिकल कॉम्बैट में बढ़त मिलती, लेकिन मायास्मा ने उसे कमजोर कर दिया था। फिर भी उसने अपनी एजिलिटी बूस्ट स्किल एक्टिवेट की और आरडीई की ओर दौड़ा, लेकिन आरडीई ने भी फिजिकल रीइंफोर्समेंट एक्टिवेट किया और एक जोरदार वार से दुश्मन की तलवार तोड़ दी और उसे 2 हिस्सों में काट दिया, जैसे कुछ था ही नहीं। उसने टिप्पणी की कि अगर एबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स न होते
तो वह आदमी कहीं ज्यादा ताकतवर होता। फिर दृश्य एल्फ की ओर शिफ्ट हुआ, जो रूड को बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। उसने कहा कि अगर वह न होता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। रूड ने जवाब दिया कि वह उसे ऐसी दयनीय हालत में छोड़ नहीं सकता था। चाहते हुए भी शांत रहने की कोशिश करते हुए रूड ने देखा कि उसके शरीर पर अब भी मायास्मा का असर था। उसने पूरी कोशिश की फर्स्ट एड देने की, लेकिन उसने सोचा कि इतनी दूर दराज जगह में किसी एल्फ को देखना बहुत ही दुर्लभ है। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या वजह रही होगी जिससे वह एडवेंचरर हंटर्स के निशाने पर आ गई। अचानक उन दोनों को आगे से कोई आवाज सुनाई दी। एक विशाल मॉन्स्टर सामने आया। रूड ने जल्दी पहचान लिया कि वह मॉथ लीडर है, जो लेवल 37 का दुश्मन है और उसके पास कई पॉइजन रिलेटेड एबिलिटीज हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि आकार में बड़ा होने के बावजूद वह मॉथ उसके लिए कोई खास खतरा नहीं है और उसे डराने में असमर्थ है। तभी मॉथ ने विंड स्लैश एबिलिटी से हमला किया, जो लगभग एल्फ को लग गया था। रूड ने पूछा कि क्या वह ठीक है, और जब उसने कहा कि हाँ, तो उसने जवाब दिया कि वह चौंक गया था। अब वह जवाब देगा। उसने मॉथ की तरफ देखा और कहा कि उड़ने से वह सुरक्षित नहीं रहेगा। फिर उसने अपनी एयर स्किल एक्टिवेट की और कई वार किए, जो मॉथ के शरीर को चीरते चले गए। हालांकि मॉथ ने काउंटर अटैक किया और उसकी दिशा में पैरालाइजिंग स्केल्स छोड़ दिए। रूड मुस्कराया क्योंकि उसे पता था कि उसे पैरालिसिस का असर नहीं होता, लेकिन तभी उसे याद आया कि एल्फ भी वहीं मौजूद है। इससे पहले कि वह कुछ करता, एल्फ ने खुद अपनी स्टाफ से एक शक्तिशाली विंड स्पेल चलाया, जिससे रूड हैरान रह गया। उसने सोचा कि यही तो एक एल्फ से उम्मीद की जाती है, और फिर उसने एक सीधे वार से मॉथ को खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद एल्फ ने पूछा कि क्या रूड को पॉइजन और पैरालिसिस से इम्यूनिटी है, और कहा कि उसकी एबिलिटीज सच में मॉन्स्टर्स जैसी लगती हैं। रूड ये सोचकर उलझन में था कि इसे कैसे समझाए, लेकिन इससे पहले कि वह रूड कुछ कह पाता, उससे पहले ही एल्फ घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने पूछा क्या वो स्केल्स से घायल हो गई थी, लेकिन उसने कहा कि वजह वो नहीं थी। उसने कहा कि इसकी एक और एक्सप्लेनेशन है और वादा किया कि जैसे ही वे वहां से बाहर निकलेंगे वो सब कुछ बताएगी। दृश्य फिर से बदलता है। रूड और एल्फ डंजन से बाहर निकल चुके थे और एक पेड़ के पास बैठे थे। उसने राहत की सांस ली और कहा कि लैबिरिंथ के बाहर उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। जो कुछ भी हुआ था उसे एक्सप्लेन करने से पहले उसने अपना परिचय देना चाहा। उसने कहा कि उसका नाम अलिशिया है और वह एक फॉर्मर एडवेंचरर है। रूड चौंक गया और पूछा क्या वह अलिशिया ऑफ द एमरल्ड स्टॉर्म्स है। हंसते हुए उसने कहा हाँ, और पूछा कि क्या उसने उसके बारे में सुना है। रूड ने पुष्टि की, कहा बिल्कुल सुना है। वो किंगडम ऑफ लूडियस की सबसे मशहूर एस रैंक पार्टी एजुरी ट्रेल्स का हिस्सा थी और उस लेजेंडरी ग्रुप के सभी मेंबर्स को हर कोई जानता था। लेकिन रूड को याद था कि एजुरी ट्रेल्स को तो खत्म कर दिया गया था। अलिशिया ने दुख के साथ पुष्टि की। उसने कहा कि 5 साल बीत चुके हैं और वे सभी मॉन्स्टर्स के हाथों हार गए थे। उस दिन उन्होंने एक ऐसे क्रीचर को चुनौती दी थी जो अबिस नामक डंजन की गहराइयों में उनका इंतजार कर रहा था। बातचीत के दौरान अलिशिया ने उस लड़ाई के बारे में बताया जो अबिस डंजन के मॉन्स्टर से हुई थी। उसके ग्रुप ने उस दिन अपने लीडर को खो दिया। एक और सदस्य इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि उसे सेवानिवृत्त होना पड़ा और एक तीसरे को लैबिरिंथ ने पूरी तरह निगल लिया। वह खुद भी बिना चोट के नहीं बच पाई। उसकी छाती पर एक साफ निशान था जो दिखा रहा था कि वह भी उस मुठभेड़ में घायल हुई थी। रूड ने शर्मिंदा होकर पूछा कि वह निशान क्या है। अलिशिया ने बताया कि यह उस दिन मिली एक कर्स का परिणाम है। उसने कहा कि हालांकि ये एक लो लेवल कर्स है, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। आरडीई ने भी कहा कि उसने कभी किसी ऐसे कमजोर कर्स के बारे में नहीं सुना जिसे तोड़ा न जा सके। अलिशिया ने जवाब दिया कि उसने हर संभव तरीका आजमा लिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो कर पाई वह इसका फैलाव धीमा करना था। उसने कहा कि एडवेंचरर हंटर्स को इसके बारे में पता चल गया और वे इसका फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहते थे। आखिरकार उसका भाग्य यही था कि जब उसका लेवल 0 हो जाएगा वह मर जाएगी। फिर भी उसने कहा कि वह उन लोगों के आगे हार मान लेने का विचार स्वीकार नहीं कर सकती। आरडीई ने उसकी बात सुनते हुए एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। उसने अपनी स्टेटस कार्ड खोली और अपनी सब्स्टिट्यूशन स्किल देखी, जो उसे एक टारगेट चुनकर उनके अटैक्स और नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स को अब्सॉर्ब करने की अनुमति देती थी। फिर उसने कहा कि वह कुछ टेस्ट करना चाहता है और पूछा कि क्या वह उस स्किल को प्राप्त करने के लिए तैयार है जिसे वह एक्टिवेट करने वाला है। अलिशिया थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने हाँ कहा। रूड ने फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और सब्स्टिट्यूशन एक्टिवेट किया। उसे महसूस हुआ कि कर्स उसके शरीर से हट रही है और रूड के शरीर में ट्रांसफर हो रही है। अलिशिया घबरा गई और विनती करने लगी कि वह तुरंत रुक जाए क्योंकि अब वह खुद शापित हो जाएगा।
लेकिन रूड ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है और उसने कहा कि वह उस पर भरोसा करे। कर्स पूरी तरह से रूड के शरीर में चला गया। तुरंत बाद आरडीई ने अपनी यूनिक एबिलिटी एबनॉर्मल स्टेटस नलिफिकेशन एक्टिवेट की और उससे उसने कर्स को पूरी तरह से तोड़ दिया। अपने हाथ की तरफ देखते हुए उसे एहसास हुआ कि यह काम कर गया। अलीशिया अब भी सदमे में थी और समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। रूड ने कहा कि वह अपनी गिल्ड कार्ड चेक करे। जैसे ही उसने उसे खोला, उसने देखा कि उसका स्टेटस फिर से नॉर्मल हो गया था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि कर्स टूट चुका है। रूड ने बताया कि यह उसकी यूनिक स्किल थी और उसने सोचा था कि अगर वह कर्स को अब्सॉर्ब करे तो वह उसे नलिफाई कर सकता है। उसने कहा कि वह खुश है कि यह काम कर गया, क्योंकि सच तो यह है कि उसे इसका पूरा यकीन नहीं था। अलीशिया भावुक होकर बोली कि रूड बेवकूफ है जो एक अजनबी के लिए इतना बड़ा रिस्क ले बैठा। फिर भी उसने उसे दिल से धन्यवाद दिया। रूड ने बस उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। दृश्य एक बार में बदल गया। अलीशिया खुश थी, खुशी से पी रही थी। उसने कहा कि खाना सस्ता है, बियर जबरदस्त है और रूड को वाकई अच्छे प्लेसेस की पहचान है। जब वह उत्साह से बात कर रही थी, रूड थोड़ा शर्मिंदा सा था, बस उसे थम्स अप देकर अप्रूवल दिया। उसने सोचा कि ये जगह वाकई अच्छी है, कम से कम तब तक जब तक वे बाहर न निकाल दिए जाएं। फिर उसने पूछा कि क्या वह इतनी पीने के लिए ठीक है, जबकि कुछ ही घंटे पहले वह बुरी तरह घायल थी। अलीशिया मुस्कुराकर बोली कि वह और भी पीने के लिए तैयार है। उसने कहा कि जब दिन इतना अच्छा हो तो जश्न मनाने का हर कारण है। दोनों ने एक टोस्ट किया और फिर रूड ने पूछा कि अब वह आगे क्या करने वाली है। अलीशिया ने कहा कि सबसे पहले तो वह उसे और अच्छे से जानना चाहती है। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने पूछा कि उसने एडवेंचरर बनने का फैसला क्यों किया। रूड ने समझाया कि बहुत समय पहले उसके गांव पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। उन मॉन्स्टर्स ने उसके परिवार को मार डाला, उसके दोस्तों को भी, और सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन शुक्र था एक एस रैंक एडवेंचरर का, जिसकी वजह से वह जिंदा बच गया। एक सीन में दिखाया गया कि वह एडवेंचरर युवा रूड को मॉन्स्टर्स के एक झुंड से बचाता है। आरडीई ने कहा कि वह इमेज वह कभी नहीं भूलेगा। तभी से उसका सपना था कि वह भी एक एस रैंक एडवेंचरर बने ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। यही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। अलीशिया मुस्कुराई और कहा कि उसका उद्देश्य बहुत नोबल है। आरडीई ने पूछा कि क्या उसे ये रिडिकुलस नहीं लगता। अलीशिया ने जवाब दिया कि उसने भी एस रैंक तक पहुंचने का सपना देखा था। उसने कहा कि वह हमेशा और मजबूत बनना चाहती थी जब तक कि वह शापित नहीं हुई। फिर भी उसे पूरा यकीन है कि उसके कुछ पुराने साथी अब भी जिंदा हैं, जो अबिस नामक डंजन की गहराइयों में फंसे हुए हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद अलीशिया का इरादा उस मॉन्स्टर को दोबारा चैलेंज करने का था। लेकिन फिलहाल दोनों जानते थे कि उन्हें और भी मजबूत बनना होगा अपने अपने गोल को हासिल करने के लिए। इतना सब कुछ साथ में झेलने के बाद अलीशिया ने रूड की तरफ देखा और पूछा कि क्या वह उसके साथ एक पार्टी बनाना चाहेगा। रूड इस रिक्वेस्ट से थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और समझ नहीं पाया कि कैसे जवाब दे। हालांकि इससे पहले कि वह ठीक से सोच पाता, वही लोग फिर से सामने आ गए जिन्होंने पहले रूड का मजाक उड़ाया था। उनमें से एक ने अलीशिया का हाथ पकड़ लिया और ताना मारते हुए कहा कि रूड एक खूबसूरत औरत के साथ पी रहा है। उन्होंने फिर से उसे उसके ऑफेंसिव निकनेम मायस एस्मा बच्चर से बुलाया। आरडीई ने तुरंत पहचान लिया कि वे लोग कौन हैं। उन लोगों ने अलीशिया से कहा कि वह किसी घिनौने इंसान के साथ न पिए और उनके साथ चले। रूड तब खड़ा हुआ और गुस्से में कहा कि अलीशिया को छोड़ दो। उन आदमियों ने रिटेलिएशन की तैयारी कर ली, लेकिन अलीशिया ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि वे एक टैवर्न में हैं और अगर उन्हें कम्पीट करना है तो इसके लिए एक बेहतर तरीका है। दृश्य बदलता है और तीनों को एक टेबल पर बैठे दिखाया जाता है जहां एक ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट शुरू होता है। अलीशिया ने प्रस्ताव रखा कि जो सबसे ज्यादा पी सकेगा वही जीतेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और तीनों लगातार पीते रहे, जबकि आसपास की भीड़ उनका उत्साह बढ़ा रही थी। कुछ समय बाद दोनों आदमी पूरी तरह बेहोश हो गए, जबकि अलीशिया स्टेडी और मुस्कुराती रही। वह कॉन्टेस्ट की साफ विनर थी और रूड ने एक बार फिर थम्स अप देकर उसे अप्रूवल दिया। रूड ने कहा कि उसने बहुत अच्छा किया, खासकर इस बात को देखते हुए कि कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले ही वह नशे में थी। अलीशिया अब पूरी तरह ड्रंक मुस्कुराकर बोली कि वह उसका सेवियर है। उसने कहा कि वह इतनी भी नहीं गिरी है कि उस आदमी का मजाक उड़ते देखे जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह रूड की गोद में गिर पड़ी। उसने एक आह भरी और कहा कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। फिर उसने एक बार फिर अपनी सब्स्टिट्यूशन एबिलिटी एक्टिवेट की और उसकी ड्रंकनेस अपने ऊपर ट्रांसफर कर ली। तुरंत ही अलीशिया जाग गई। रूड ने समझाया कि उसने उसकी ड्रंकनेस अपने ऊपर ले ली है क्योंकि वह खुद नशे में नहीं हो सकता। अलीशिया प्रभावित होकर बोली कि पहले उसने उसका कर्स हटाया और अब उसका नशा भी। उसने कहा कि उसने ऐसी इनक्रेडिबल स्किल पहले कभी नहीं देखी
और अब तो वह पहले से कहीं ज्यादा उसके साथ पार्टी बनाना चाहती है। लेकिन अगर कोई सोचता कि वह अब पीना बंद कर देगी तो वह बिल्कुल गलत है। अलीशिया ने सबसे पहले सीधे काउंटर की तरफ रुख किया और भी पीने के लिए कहा। वह एक सिल्वर प्लेट के सामने रुकी जिस पर एक स्पेशल डिश का नाम लिखा था। उसने कहा कि यह अफसोस की बात है कि वह डिश वह ट्राई नहीं कर सकती। बारटेंडर ने समझाया कि बार्नमस की फिशिंग फील्ड्स पर मॉन्स्टर्स का कब्जा हो चुका है और उसने पहले ही एक गिल्ड को रिक्वेस्ट भेज दी है। हालांकि सभी हाई लेवल एडवेंचरर्स बिजी हैं। फिर उसने पूछा कि क्या रूड और अलीशिया इस मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। दृश्य फिशिंग फील्ड्स की तरफ शिफ्ट होता है। रूड और अलीशिया एक बोट में बार्नमस के पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अलीशिया उत्साहित होकर कहती है कि वे फिशिंग फील्ड में हैं और वे जल्दी ही मॉन्स्टर्स को हरा देंगे ताकि वे स्पेशल डिश ट्राई कर सकें। लेकिन तभी अचानक पानी से एक मॉन्स्टर निकलता है और हमला करता है। रूड मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार उन्हें वो क्रीचर मिल ही गया जिसके बारे में रेस्टोरेंट ओनर ने बताया था। लेकिन अलीशिया ने कहा कि वह जरा ध्यान से देखे। ऊपर से देखने पर वे बोट के चारों ओर कई मॉन्स्टर्स को देख सकते थे। रूड ने अपनी एनालिसिस एबिलिटी एक्टिवेट की और पाया कि वे सभी लेवल 23 के थे, जिनमें हाई स्पीड स्विमिंग, वाटर बुलेट्स और लॉन्ग रेंज अटैक एक्यूरेसी लाइक स्नाइपर्स जैसी स्किल्स थी। मॉन्स्टर्स ने उस पर वाटर बुलेट्स चलानी शुरू कर दी और आरडीई को एहसास हुआ कि बोट की तंग जगह में इनसे बचना नामुमकिन है। कोई और चारा न देखकर वह पानी में कूद गया। तुरंत ही सभी फिश मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन रूड ने अपनी लाइटनिंग क्लोक एबिलिटी एक्टिवेट की और अपने चारों ओर सब कुछ इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया। अलीशिया बोट से ये सब देख रही थी और उसके स्पीड से प्रभावित हुई। हालांकि आरडीई ने कहा कि अभी और भी मॉन्स्टर्स बाकी है और उसे हैरानी हो रही थी कि वे पलटकर हमला क्यों नहीं कर रहे। उसे लगा शायद वे सतर्क हैं या फिर किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उसने इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। उसने अलीशिया से एक फेवर मांगा, कमर में एक रस्सी बांधी और समुद्र की गहराई में उतर गया। नीचे जाकर आरडीई ने अपनी आशंका की पुष्टि की। मॉन्स्टर्स भाग नहीं रहे थे लेकिन हमला भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उस जगह की गहराइयों में छिपी किसी चीज की रक्षा कर रहे थे। रूड जब समुद्र के सबसे निचले हिस्से में पहुंचा तो उसने एक विशाल क्रीचर को देखा। उसे ध्यान से एनालाइज करने पर पता चला कि वह एक लेवल 38 का मॉन्स्टर था। उसकी एबिलिटीज में पैरालिसिस, पॉइजन ऑटोनॉमी, पॉइजन रेजिस्टेंस और एक्सेलरेटेड हीलिंग शामिल थी। उसे शुरुआत में वह सी एनेमोन जैसी लगी, लेकिन जल्दी ही समझ आया कि वह एक विशाल हर्मिट क्रैब जैसा था। अचानक क्रीचर की एक टेंटिकल से एक फिश मॉन्स्टर बाहर आया, जिससे पता चला कि ये वही क्रीचर है जो फिश मॉन्स्टर्स को पैदा करता है। आरडीई समझ गया कि जब तक असली दुश्मन को नहीं हराया जाएगा, फिश मॉन्स्टर्स से लड़ते रहना बेकार है। क्योंकि क्रैब ने सीधे हमला नहीं किया था, रूड ने खुद को तैयार करने का सोचा, लेकिन वह जल्द ही ऑफ गार्ड पकड़ लिया गया। कुछ फिश उसके पैरों से चिपक गई और हमला करने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये मॉन्स्टर्स सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए हमला कर रहे थे ताकि वह टेंटिकल्स की हरकतों को न देख सके। फिर उसने अपनी लाइटनिंग क्लोक एबिलिटी एक्टिवेट की और अपने चारों ओर सब कुछ इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया। उसे विश्वास था कि क्रैब भी प्रभावित होगा क्योंकि वह सीधे संपर्क में था। टेंटिकल्स को देखकर उसने देखा कि वे अब क्रीचर के शरीर से जुड़े नहीं थे। उसे मॉन्स्टर की ऑटोनॉमी स्किल याद आई। जैसे ही उसे बिजली का झटका लगा, क्रैब ने खुद ही अपने टेंटिकल्स काट दिए ताकि और नुकसान से बच सके। उसी पल क्रैब उस पर झपट पड़ा। चूंकि आरडीई काफी देर से पानी में था, उसकी सांसें खत्म होने लगी थी। उसने इमरजेंसी रोप खींची, ये भरोसा करते हुए कि अलीशिया उसे बचा लेगी। उसने अपनी विंड मैजिक का उपयोग किया और तुरंत उसे सतह पर खींच लिया। पानी से बाहर आकर उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। रूड ने उसे उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और समझाया कि नीचे एक बॉस है जो फिश पैदा करता है और जिसकी एक्सेलरेटेड हीलिंग एबिलिटी है, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके वापस नीचे जाना होगा। अलीशिया ने कहा कि मॉन्स्टर्स को पानी के नीचे बहुत बड़ा एडवांटेज है और वहां उसकी मैजिक नहीं पहुंच सकती। उसने फिर पूछा कि क्या रूड के पास कोई प्लान है। उसने कहा कि केवल एक ही रास्ता है और उसे जल्दी निर्णय लेना होगा। चूंकि अलीशिया ने उस पर इतना भरोसा किया कि अपना कर्स भी बताया और पार्टी बनाने की बात की, इसलिए रूड को लगा कि अब उसे भी अपना सीक्रेट बताना चाहिए इससे पहले कि वह अपना निर्णय ले। उसने एक मरी हुई फिश उठाई और अलीशिया से कहा कि वह किसी को न बताए क्योंकि अब वह उसे कुछ जरूरी दिखाने वाला है। दृश्य बदलता है और दिखाया जाता है कि रूड फिर से समुद्र की गहराई में पहुंच चुका है। अब उसके पास एक नई एबिलिटी है, हाई स्पीड स्विमिंग।
इसके साथ वह रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर फिश को तेजी से मारने लगा। बॉस ने टेंटिकल्स से उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने आसानी से बचाव किया और सीधे क्रैब की ओर बढ़ा। अपनी सोर्ड से उसने एक सटीक वार किया और उसी समय लाइटनिंग क्लोक एक्टिवेट किया ताकि दुश्मन को खत्म कर सके। उसे लगा कि अब फिशिंग स्पॉट में आखिरकार शांति लौट आएगी। हालांकि अब उसकी सबसे बड़ी चिंता अलिसिया थी। रूड सोचने लगा कि उसने उसे मॉन्स्टर खाते हुए देखकर क्या महसूस किया होगा। वह सोचता रहा कि जब वह वापस जाएगा तो अलिसिया क्या कहेगी। लेकिन जब वह सतह पर आया तो उसने देखा कि अलिसिया वहां नहीं थी। उसने मुस्कुराना शुरू किया, सोचते हुए कि वह कितना मूर्ख था जो ये सोच बैठा कि वह उसका इंतजार करेगी। लेकिन तभी उसे उसकी आवाज सुनाई दी कि उसने बहुत समय लगा दिया। वह अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लिए हुए खड़ी थी और बोली कि वह खुश है कि वह सही सलामत लौट आया, और पूछा कि क्या उसने बॉस को हरा दिया। रूड ने पुष्टि की और उसने भगवान का धन्यवाद किया। अलिसिया ने समझाया कि वह बस यूं ही बैठी इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने लकड़ी इकट्ठा की ताकि आग जलाकर उसके कपड़े सुखा सके। रूड ने हैरानी से पूछा कि क्या वह सच में ठीक है उस सब के बाद जो उसने देखा। उसने जवाब दिया कि शुरुआत में उसे थोड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बात ने कि रूड ने उस पर इतना भरोसा किया कि अपना सीक्रेट बताया, उसे सबसे ज्यादा खुशी दी। उसने उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन बताया कि वह अब भी बॉस की एबिलिटी अब्सॉर्ब करना चाहता है, इसलिए उसने उसका एक टुकड़ा काटकर अपने साथ ले लिया। हालांकि उसे लगा कि अलिसिया के सामने उसे खाना अजीब लगेगा। इसके बजाय उसने अलिसिया के लिए कुछ नॉर्मल फिश पकड़ी जिनमें एक बाना भी थी, और कहा कि भले ही उसके बगल में बैठकर मॉन्स्टर खाना अजीब लगे, पर अलिसिया को कोई फर्क नहीं पड़ता लगता। अलिसिया ने उत्साहित होकर कहा कि वह जरूर खाएगी। सूर्यास्त के समय जब वे साथ में खाना खा रहे थे, रूड ने कहा कि वह इस मौके का उपयोग कर उसे बताएगा कि उसने पहली बार मॉन्स्टर कब खाया था। उस रात बाद में अलिसिया बड़े चाव से खा रही थी और खाने के स्वाद की तारीफ कर रही थी। फिर भी वह अब भी हैरान थी कि रूड मॉन्स्टर मीट खाता है, और उसने पूछा कि क्या यही वजह थी कि उसने पहली बार इसे खाया था। रूड ने जवाब दिया कि हाँ, ठीक इसी वजह से एक कमजोर ई रैंक एडवेंचरर अपने सपने के करीब पहुंच पाया। अलिसिया ने तब कहा कि अब वह समझ गई है। उसी पावर की वजह से रूड ने उसे एडवेंचरर हंटर्स से और उसके कर्स से बचाया। और सच कहें तो जब मॉन्स्टर्स को अच्छे से तैयार किया जाए तो उनका स्वाद भी अच्छा होता है। RDE ने गिब फिलेट्स और सोटेड टेंटिकल्स बनाए थे और मुस्कुराते हुए कहा कि मॉन्स्टर्स सरप्राइजिंगली डिलिशियस होते हैं। उसने कहा कि भले ही अब उसे ग्रेनिब्स खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह फिर भी उन्हें पकाना चाहता है, और पूछा कि क्या अलिसिया उन्हें ट्राई करना चाहती है। उसने जवाब दिया कि संभावित सिम्टम्स के कारण वह पक्का नहीं कह सकती कि वह बच पाएगी, इसलिए इस बार वह स्किप करेगी। लेकिन तुरंत बाद उसने फिर पूछा कि क्या रूड अब भी उसके साथ पार्टी ज्वाइन करेगा। रूड गंभीर हो गया और पूछा कि क्या उसे सच में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। अलिसिया ने तब बताया कि उसे श्राप लगे 5 साल हो चुके हैं, और भले ही वह लैबिरिंथ से बच निकली, ज्यादातर ह्यूमन एडवेंचरर्स अब रिटायर हो चुके हैं। उसने कहा कि कई फ्रंटलाइन एडवेंचरर्स थोड़े सनकी होते हैं, और भले ही वे कितने भी ताकतवर हो, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे उसकी पीठ की रक्षा करेंगे। उसने कहा कि वह ऐसा कोई चाहती है जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके, और अगर वह रूड हो तो उसे लगता है यह संभव है। RDE ने तब मुस्कुराते हुए उसका पार्टी इनविटेशन स्वीकार कर लिया। दर्शी अब एडवेंचरर्स गिल्ड और बलोना डिवीजन की तरफ शिफ्ट होता है। अलिसिया उत्साहित थी और कह रही थी कि वे अब अपना पहला काम साथ में शुरू करेंगे। रूड ने कहा कि उसे शक है कि उन्हें कोई अच्छा मिशन मिलेगा क्योंकि वह अभी भी ई रैंक है। उसने माना कि वह सही कह रहा है, लेकिन बताया कि उसे पहले से पता है कि वह क्या चाहती है। वे काउंटर की तरफ बढ़े और अलिसिया ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वे आज से एक पार्टी बना रहे हैं। उसने दोनों की रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट की। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने अलिसिया का एडवेंचरर कार्ड देखा, वह पूरी तरह से चौंक गई, ये जानकर कि वह एक S रैंक एडवेंचरर है जिसे अलिसिया ऑफ द एमरल्ड स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। उसकी यूनिक एबिलिटी स्पिरिट मैजिक थी, साथ ही उसने हजारों अन्य टेक्निक्स में भी मास्टरी हासिल की थी। हैरानी से रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि इतनी ताकतवर होते हुए भी वह मायास्मा बच्चे के साथ पार्टी क्यों बना रही है। अलिसिया को रूड का वह निकनेम बिल्कुल पसंद नहीं आया, और रिसेप्शनिस्ट को शर्मिंदगी महसूस हुई और बात समझ आ गई। अलिसिया ने फिर कहा कि वह RDE की रैंक बढ़ाना चाहती है और पूछा कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और बताया कि उसके पास पहले से ही काफी अचीवमेंट्स हैं, बस उसे कुछ ज्यादा चैलेंजिंग बैटल्स में जीत चाहिए।
अलीशिया ने सबसे कठिन सब्जुगेशन मिशन मांगा ताकि वे उसे मिलकर पूरा कर सके। रिसेप्शनिस्ट ने हामी भरी और उन्हें ग्रे वुल्व्स के एक झुंड को खत्म करने का मिशन दिया। दृश्य बदलकर बोलोन के बाहरी इलाके में चला जाता है जहां रूड पहले से एक्शन में होता है। अपनी स्टेल्थ स्किल का उपयोग करके उसने एक एक करके वुल्व्स को गिराना शुरू किया। हालांकि एक वुल्फ ने जोर से गुर्राकर बाकियों को बुला लिया। रूड ने अलीशिया को चेतावनी दी कि और वुल्व्स आ रहे हैं और अब वे उसकी जिम्मेदारी है। अलीशिया ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपनी स्पिरिट मैजिक एक्टिवेट करते हुए स्पिरिट सिली को समन किया। उसने स्पिरिट से मदद मांगी और रूड ये देखकर प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यही अलीशिया की यूनिक एबिलिटी स्पिरिट मैजिक होगी। उसने एक मूव इस्तेमाल किया, कटिंग गेल, जो एक तेज विंड अटैक था जिससे कई वुल्व्स को आसानी से चीर दिया गया। रूड को एहसास हुआ कि उसमें जबरदस्त ताकत है और वह सोचने लगा कि ऐसी किसी चीज से बचना नामुमकिन होगा। अलीशिया ने टिप्पणी की कि उसे लगता है कि उसकी असली ताकत अब भी कर्स द्वारा दबाई जा रही है। रूड ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि अगर उस पर कर्स नहीं होता तो वह कितनी ज्यादा ताकतवर होती। जैसे ही वह ये सोच रहा था, पीछे से और वुल्व्स ने उस पर हमला कर दिया। वह हैरान था कि अब भी इतने सारे छिपे हुए थे और उसे समझ आ गया कि अब वह उन्हें समय पर रोक नहीं पाएगा। उसी पल अलीशिया ने फिर से सिली को पुकारा और रूड वुल्व्स की नजरों से गायब हो गया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो दोनों उड़ रहे थे। रूड मुस्कुराया, आभारी था कि उसने फिर से उसकी जान बचाई, लेकिन अलीशिया ने कहा कि वह धन्यवाद को दे। फिर भी अलीशिया ने चेताया कि वे अभी आराम नहीं कर सकते। उसने देखा था कि झाड़ियों में कम से कम 5 वुल्व्स उन्हें घूर रहे थे और शायद और भी ज्यादा हों। रूड ने कहा कि अब उसके एक्ट करने का समय है और अपनी एको लोकेशन एक्टिवेट कर दी। इसके जरिए उसने आसपास करीब 30 दुश्मनों को डिटेक्ट किया, जिनमें से कुछ को वे पहले ही हरा चुके थे। मिशन को अब एक कोऑर्डिनेटेड अटैक से खत्म किया जा सकता था। रूड ने अलीशिया से उस जगह पर वार करने को कहा जिसे वह बताएगा। अलीशिया ने पोजीशन ली और अपना अटैक तैयार किया। आरडी ने सोचा कि भले ही एको लोकेशन खुली जगहों में कम एक्यूरेट होता है और अलीशिया एक बार में कई टारगेट्स पर एम नहीं कर सकती, लेकिन अगर वे गोल घेरे में हमला करे तो सभी ग्रे वुल्व्स को एक ही जगह इकट्ठा किया जा सकता है। अलीशिया ने फिर कहा कि उसने अपनी भूमिका निभा दी है और अब बाकी रूड पर है। उसी पल रूड वुल्व्स के बीच में प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसने अपनी पैरालाइजिंग ब्रेथ स्किल एक्टिवेट कर दी, जिससे सारे वुल्व्स एक साथ जमीन पर गिर गए। दृश्य फिर से बदलता है और अब सूरज ढल चुका होता है। उस दिन आरडीई ने कुल 52 वुल्व्स को खत्म किया। उसने टिप्पणी की कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने इतनी जल्दी इतने सारे मॉन्स्टर्स ढूंढ लिए। अलीशिया ने जवाब दिया कि शायद वुल्फ पॉपुलेशन वाकई बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रूड ने पूछा कि उसने जो स्पिरिट मैजिक पहले इस्तेमाल की थी वह क्या थी। अलीशिया ने समझाया कि वह स्पिरिट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है जो उसे प्रकृति की आत्माओं से जोड़ता है। उसने औपचारिक रूप से सिली का रूड से परिचय कराया और कहा कि भले ही स्पिरिट सदृशी होते हैं, वे लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। उसने समझाया कि उनकी ताकत का उपयोग करने के लिए तुम्हें अपनी माना एक कीमत के रूप में देनी पड़ती है। इस कॉस्ट के बावजूद इससे थोड़ी सी एनर्जी में भी जबरदस्त स्पेल्स डाली जा सकती है। उसने जोड़ा कि जैसा कि उसने देखा, इस तरह की मैजिक से उड़ना भी संभव है। आरडी हैरान था और कहा कि उसने कभी इतनी ताकतवर विंड मैजिक के बारे में नहीं सुना। उसी पल सिली ने उसके बाल खींचने शुरू कर दिए और अलीशिया हंसते हुए बोली कि उसे परेशान करना अच्छा लगता है। जितना वह शिकायत करता उतना ही सिली को मजा आता। अलीशिया ने फिर कहा कि रात हो रही है और उन्हें जल्दी लौटना चाहिए। इस बार वे उड़कर वापस जाएंगे। उड़ते समय आरडीई साफ दिखा रहा था कि वह इस अनुभव का आनंद ले रहा है और उसने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि यह शानदार था। उसने अलीशिया से पूछा कि वह और किस तरह की मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। उसने जवाब दिया कि वह वाटर, आइस, लाइट और अर्थ मैजिक में विशेषज्ञ है, लेकिन उसे डार्कनेस और फायर स्पिरिट से ज्यादा अफिनिटी नहीं है। उसने समझाया कि अगर किसी स्पिरिट की कंपैटिबिलिटी उपयोगकर्ता से अच्छी नहीं होती तो या तो बहुत ज्यादा माना की जरूरत होती है या फिर वह अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं करने देती, जिससे साफ था कि सिली को रूड बहुत पसंद है। उसने पूछा कि क्या यह सच है, क्योंकि सिल्फी उसका कान खींच रही थी। अलीशिया अब भी हंसते हुए बोली कि हाँ, ऐसा ही है। लेकिन तभी रूड ने देखा कि एक गांव जल रहा था और उसने अलीशिया को पुकारा। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हर तरफ आग लगी हुई है और बीच में एक विशाल मॉन्स्टर था। लोग डर के मारे भाग रहे थे, जबकि 2 एडवेंचरर्स उस क्रीचर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह डर से दबे हुए वे सवाल कर रहे थे कि क्या ग्रे वुल्व्स ही इस इलाके के अकेले मॉन्स्टर्स थे और वह भयानक चीज यहाँ क्या कर रही थी। वह मॉन्स्टर एक बाफोमेट था,
बाफोमेट ने अपना हाथ उठाया, एक समनिंग सिंबल बुलाया और एडवेंचरर्स पर एक विशाल फायर स्पेयर फेंका। अंतिम पल पर तभी रूड वहां प्रकट हुआ और अपनी वाटर बुलेट स्किल से उन्हें बचा लिया। अलिशिया पास आई और पूछा क्या वे ठीक है। जब उन्हें हाँ में जवाब मिला तो उसने कहा कि वह खुद उस मॉन्स्टर से निपटेगी और उनसे जल्दी से स्थिति समझाने को कहा। इस दौरान आरडीई ने बाफोमेट की स्किल्स का विश्लेषण किया। उसमें फायर मैजिक प्रिंसिपल्स, एकोलोकेशन, मैना रिकवरी बूस्ट, अर्थ मैजिक प्रिंसिपल्स और मेंटल रेनफोर्समेंट थे। हालांकि उसका लेवल लीजर जनरल से कम था, लेकिन उसके स्टैट्स बिल्कुल अलग स्तर पर थे। आरडीई को समझ में आया कि यह कोई सामान्य मॉन्स्टर नहीं है। बाफोमेट ने तब 4 फायर स्पीयर्स समन किए। रूड ने नोट किया कि उसकी अपनी फायर मैजिक अभी भी डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए बहुत कमजोर थी, लेकिन अगर वह इस मॉन्स्टर को खा सके तो शायद उसे आखिरकार बैटल के लिए ताकतवर फायर मैजिक मिल जाए। यह सोचकर वह उत्साहित हो गया। उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाफोमेट ने अपनी आयरन क्लॉ से उसे रोक लिया। रूड ने ब्रूट फोर्स से प्रयास करने की सोची, लेकिन दुश्मन ने तुरंत काउंटर किया और पास से ही और फायर स्पेयर्स छोड़ दिए। रूड मुश्किल से बच पाया। अलिशिया ने पूछा क्या वह ठीक है और उसने हाँ कहा। अपने मन में आरडीई ने महसूस किया कि बाफोमेट ने 2 स्पीयर्स छोड़े थे और 2 बचा कर रखे थे, शायद बचाव के लिए। उसे समझ में आया कि ये एक बेहद मुश्किल ओपोनेंट है। अलिशिया ने कहा कि मॉन्स्टर ने अब अपने बचाव को बढ़ा लिया है और कहा कि जब तक संभव हो उन्हें एक दूसरे से जानकारी साझा करनी चाहिए। उसने बताया कि गांव वालों की पूरी तरह से निकासी नहीं हुई है, लेकिन पहले मिले एडवेंचरर्स ने मदद भेजने का वादा किया था। फिर भी वह गांव को नुकसान से बचाना चाहती थी, इसलिए दुश्मन को हराने के लिए कोई बड़े पैमाने की स्पेल का इस्तेमाल करना विकल्प नहीं था। रूड ने सोचा कि शायद अलिशिया पिछली लड़ाई और उड़ान के कारण अब कम मैना में है, इसलिए वे अभी सिलिड की मैजिक पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उसे समझ में आया कि उसे तेजी से एक्ट करना होगा। हालांकि अलिशिया ने उससे कहा कि वह उस पर भरोसा करे और सब कुछ उस पर छोड़ दे। रूड को एहसास हुआ कि चाहे जो भी हो उसे आगे बढ़ते रहना होगा। वह फिर से बाफोमेट पर पटा, भले ही मॉन्स्टर उस पर आग के गोले फेंक रहा था। अलिशिया पीछे रही और रूड को वाटर मैजिक से कवर करती रही और उसने देखा कि वह एनिमी की अटैक को उतनी ही ताकत के अपोजिंग स्पेल से न्यूट्रलाइज कर रही थी। उसी पल बाफोमेट ने कई बोल्डर्स समन किए और आरडीई की तरफ फेंक दिए, लेकिन अलिशिया ने कहा कि वह आगे बढ़ता रहे। आरडीई ने अपनी तलवार से पत्थरों को बीच में से काट दिया और टिप्पणी की कि वे अब बस एक ही द्रव्यमान के टुकड़े भर रह गए हैं, क्योंकि अलिशिया अपनी मैजिक बचा रही थी और साइड इफेक्ट्स को सटीक रूप से नियंत्रित कर रही थी। ये मैना कंट्रोल का एक शानदार प्रदर्शन था जो किसी एस रैंक एडवेंचरर के लायक था। थोड़ी ही देर में रूड ने छलांग लगाई, फिजिकल बूस्ट एक्टिवेट किया और बाफोमेट की उंगलियां काट दी। जब मॉन्स्टर ने दूसरी हाथ से पलटवार करने की कोशिश की, अलिशिया ने उसकी मुंह में सीधा एक फ्लेम ब्लास्ट दागा। मारने के बाद उसने कहा कि अब पता चला कि अपनी ही ताकत का स्वाद कैसा लगता है। दूसरी ओर आग के उस पार गांव वाले और वे 2 एडवेंचरर्स जो इवैक्यूएशन में मदद कर रहे थे सब देख रहे थे। उनमें से एक ने पहले हुए विस्फोट और डरावनी चीख का जिक्र किया, सोचते हुए कि क्या वे एडवेंचरर्स सच में उस मॉन्स्टर को हरा पाए। दूसरे ने, जो अब भी घायल था, अफसोस जताया कि वह रुककर मदद नहीं कर सका। उसी पल अलिशिया वहां पहुंची और इवैक्यूएशन में मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। लाल बालों वाले एडवेंचरर ने पूछा क्या वह ठीक है और अलिशिया ने हाँ कहा। उसने बताया कि बेइमेट को गंभीर चोटें आई थी, लेकिन वह अब भी जिंदा है और फिर से हमला कर सकता है। इसी कारण उन्हें तुरंत उसके पीछे जाना होगा। फिर उसने एडवेंचरर्स से एक अनुरोध किया। उसने पूछा कि क्या उनके पास खाने के लिए कुछ है, क्योंकि वह इतनी भूखी थी कि चक्कर आने लगे थे। दृश्य बदलकर गांव से लगे जंगल की ओर जाता है, जहां आरडी बाफोमेट की बॉडी के साथ था। वह प्रकट हुआ और कहा कि वह लौट आया है। रूड ने पूछा कि गांव वाले कैसे हैं और उसने जवाब दिया कि एडवेंचरर्स की वजह से सबकी निकासी हो चुकी लगती है। उसने ये भी कहा उसने गांव वालों को बता दिया था कि वे बाफोमेट के पीछे जा रहे हैं ताकि कोई भी उसके शरीर के गायब होने पर सवाल न उठाए। रूड ने माफी मांगी, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर बाद रूड ने टिप्पणी की कि बाफोमेट का मांस स्वादिष्ट लग रहा है। उसने उस मांस से सूप बनाया और कहा कि इसमें बस थोड़ा आर्टेमिस और जिंजर चाहिए। मसाले डालने के बाद उसने सूप चखा और कहा कि इसका स्वाद तेज है, गोट मीट जैसा, लेकिन बहुत स्वादिष्ट। इसकी बदौलत रूड को नई स्किल्स मिली, फायर मैजिक प्रिंसिपल्स, अर्थ मैजिक प्रिंसिपल्स, मेंटल रेनफोर्समेंट, आयरन क्लॉज और इंक्रीज्ड मैना रिकवरी स्पीड। हालांकि उसे यह स्वादिष्ट लगा। किसी ने टिप्पणी की कि किसी इंसान को ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर खाते देखना बहुत अजीब है। रूड ने सोचा कि वे सही कह रहे हैं और वह खुद थोड़ा डर गया कि वह अब इसकी आदत डाल चुका है। उसी समय कुछ सुअर जैसे मॉन्स्टर्स वहां आ गए।
रूड ने शिकायत की कि इस जगह पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स है और उसने तय किया कि अब उसकी नई कॉम्बैट मैजिक को आजमाने का समय आ गया है। लेकिन जब उसने फायर कास्ट करने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। पिग्स अपनी क्विक स्टेप एबिलिटी एक्टिवेट की और रूड पर छपट पड़े, जिससे पूरा सूप जमीन पर गिर गया। अलिशिया ने कहा कि उसने सोचा था कि वह अब मैजिक इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन चूंकि वो एनर्जी में कम थी इसलिए इस लड़ाई में ज्यादा मदद नहीं कर सकती। रूड गुस्से में बोला कि ये माफ करने लायक नहीं है। उसने मांस साफ किया था, खून निकाला था, सारी अशुद्धियां हटा दी थी और जब आखिरकार खाने का समय आया तो इन सुअरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।